We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नवीन और रोहन भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो बात बिहार से शुरू होती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं, बिहार पहुंचते हैं और उनका ये दौरा। और एक तरफ जहां पाकिस्तान को एक माकूल जवाब देने की बात उन्होंने इसी बिहार के मधुबनी से की थी जब पहलगाम में अटैक हुआ, तो बिहार से ही उन्होंने देश से ये वादा किया था कि इस आतंकी हमले का माकूल जवाब लिया जाएगा और आतंकी अड्डे सब तबाह किए जाएंगे, नेस्तनाबूद किए जाएंगे। और आज जब वो फिर से बिहार में नजर आए और आज वो पहुंचे विक्रमगंज और वहां से भी उन्होंने रोहतास से भी सीधे सीधे देश को बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है और आतंक को, पाकिस्तान को एक बार फिर से सीधी चुनौती देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जारी होने की बात उन्होंने कही। लेकिन आज एक तीर से दो निशाने साधे गए, जहां पर पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया गया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी बड़े बड़े जो परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, 50,000 करोड़ की लागत से इन तमाम चीजों को आगे बिहार को सौंपा जाएगा। एक बड़ी सौगात बिहार को मिलने वाली है, फिर चाहे वो टर्मिनल की बात कर लें, पटना में तमाम विकास परियोजनाओं की बात कर लें। नवीन जी, दो निशाने आज साधे गए हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का दौरा था, 2 दिन का जो बिहार दौरा था, उसे हम कहीं से भी ये नहीं मान सकते कि वो चुनावी जो थी रणनीति उसका हिस्सा नहीं है। आप देखेंगे कि विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और इससे ठीक थोड़े दिन पहले उनका इसी भूमि से ये कहना कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। तो इसे राजनीति के जानकार इसे पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल जो है स्टेप मान करके चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ-साथ उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना, जो कि नेशनलिस्ट वोटर जो है, जो बीजेपी का वोटर अपना माना जाता है, या फिर जो भी नागरिक बिहार के हैं, उनके मतलब मनोभाव में एक एक चीज़ पैदा कर देना कि हम जो है, जब तक हम खड़े हैं तब तक पाकिस्तान जैसा दुश्मन सर नहीं उठा सकता। दूसरी बात, उन्होंने जो लालू यादव के परिवार पर हमला करते हुए कहा, वो बात इसलिए कही गई क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की 2005 से वहाँ सरकार, उससे पहले 15 साल लालू और राबड़ी का वहाँ राज था, जिसे जंगल राज बीजेपी कहती आई है, दावा करती आई है। उस पर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो हैं, गरीबों की ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली उन्होंने, और वो केस अभी तक भी चल रहा है। सभी को पता है कि रेलवे का मामला एक भूमि घोटाला है, जिसको लेकर के आज भी तारीखों पर तारीख में जो है लालू परिवार के लोग जाते हैं। तो हम इसे कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये जो है एक पॉलिटिकल रैली नहीं थी। इसे आप चुनाव का ट्रेलर ही समझें। और अभी आगे और इसमें जो है इनपुट्स आएँगे, अभी और चीज़ें और बढ़ेंगी जैसे-जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी। मोदी के हमले तेज़ होंगे, विपक्ष के भी हमले तेज़ होंगे, कई सवाल होंगे। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमें बिहार के एक शख्स से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ रोहन है, जी, तो रोहन शायद इस पे और विस्तार से कुछ बात रखेंगे। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि ये भी कहा गया आज, लीजिए, बिल्कुल। ये भी कहा गया कि जहाँ आरजेडी और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस को भी खूब आज लपेटा गया। जी। पीएम ने कहा कि आप तो उस समय बिहार की हुँ। गरीबी दिखाने के लिए यहाँ पर जी। लोगों को दौरे पर लेकर आया जी। करते थे। तो ये ऐसे भी कई चीज़ें, मतलब सीधे-सीधे अपने विरोधियों को भी हुँ। आज उन्होंने पूरा निशाने पर लिया है। बिल्कुल, अमृता, आप देखिए पीएम मोदी वहाँ गए, लालू परिवार बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा हुँ, और कहा भी कि जिन लोगों ने बिहार को लूटने का प्रयास किया है सालों से, वो आज मौज में जी रहे हैं, राजशाही के तौर पर वो जी रहे हैं। तो हुँ। ये साफ तौर पर निशाना बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने जो है लालू परिवार, उन पर ही था। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तो वहाँ तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि यहीं बिहार की पावन धरती से ही मैंने वादा किया था कि आतंकियों का खात्मा करेंगे, पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देंगे और वादा पूरा करके मैं फिर बिहार की यहाँ धरती पे पर खड़ा हूँ। वापस आया हूँ। हुँ। तो आप देखिए, बिहार का ये पीएम मोदी का मतलब लगभग मतलब जो कहा जा रहा है 50वां बिहार का वो उनका दौरा था हुँ। और काफ़ी टाइम बाद हमें ये देखने को मिला है कि पीएम मोदी 24 घंटों से ज़्यादा समय बिहार में उन्होंने बिताया है और पटना में उन्होंने तगड़ा रोड शो किया कल पटना एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का लोकार्पण करने के बाद। लेकिन मैं एक बात जी, आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि आपने गुजरात का भी पीएम मोदी का रोड शो देखा था। जी, मोदी जी दरवाजा खोल के बाहर खड़े हुए जी, हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार जी। कर रहे हैं। बिहार में वो बाहर खड़े नहीं हुए। बिहार के अंदर वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे और अंदर से ही हाथ हिलाते रहे। तो ये क्या संदेश, मतलब जनता से अटैचमेंट उनका उतना नहीं है जितना गुजरात की जनता से ज़्यादा अटैचमेंट है। क्या ऐसा लगता है?
नहीं, ये इस पर टिप्पणी कर मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मतलब सुरक्षा के लेकिन मामले आप में खुद उस सुरक्षा के राज्य पॉइंट से ऑफ व्यू से आते भी हैं हो तो सकता आप है। जी, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, और तमाम राज्यों में भी पीएम मोदी का रोड शो हमने देखा है, ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी से उतर कर बाकी ही अपनी मर्जी के हाँ, अपनी मालिक मर्ज़ी के हैं। मालिक हैं। हमने देखा भी कई बार तो वाराणसी और काशी जब पीएम मोदी जाते हैं, तो वहाँ हमने देखा भी, मतलब एसपीजी का जो सुरक्षा घेरा है, उसमें ये अलाउ नहीं होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि पीएम मोदी गाड़ी से उतरे। लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो अगर देखते हैं वैसा उनको, अगर वो मतलब एनवायरनमेंट अगर ऐसा मिलता है, तो हमने कई बार देखा है। वाइब ऐसी वाइब हाँ, चेक। वाइब ऐसी अगर मिलती है, तो वो मैच कर जाए वाइब, तो पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमने राइट। देखा है कई बार। लेकिन इस बार अमृता, जो सबसे खास बात है, पीएम मोदी ने काराकाट में जो रैली की है, उसकी खास बात ये है कि आप देख लें, आंकड़ों के मुताबिक भी देख लें, लोकसभा चुनाव, बीता लोकसभा चुनाव जो था, और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव जो विधानसभा था, चुनाव। तो तमाम ये शाहाबाद और मगध का जो क्षेत्र कहा जाता है, पीएम मोदी की रैली वहां इस बात के लिए इसलिए भी खास मानी जा रही है कि बीजेपी की पकड़ वहां मजबूत नहीं है। हुँ। पिछले चुनावों में भी हमने देखा कि बीजेपी की वहां बीजेपी को शिकस्त मिली थी, हार हुई थी और काराकाट से। एलाइज़ का कितना हाँ, पकड़ है वहाँ? एलाइज की भी कुछ खास, आप देख लें, उपेंद्र कुशवाहा वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पवन सिंह खड़े हुए, और राजा राम कुशवाहा जो सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा को बुरी तरह से वहां शिकस्त मिली। कुशवाहा वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं बीजेपी साधने की वहां कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि हम, हमारी जहां पकड़ मजबूत है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल का एरिया देख लें, जहां बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा शहरी इलाकों में तो बीजेपी के वोटर्स इंटैक्ट रहते ही हैं, लेकिन जहां उनकी पकड़ कमजोर है, जहां वो मजबूत नहीं है, वहां पर इस बार स्ट्रैटेजिकली काफी अहम एक बार देखा जा रहा है, बीजेपी तो काफी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। जी। मेरे को ऐसा लगता है कि क्या ऐसा मान सकते हैं कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में बिहार का चुनाव लड़ रही है? बीजेपी इस बार पूरी तरीके से इस कोशिश में लगी है कि जहां हम कमजोर है, हमारा फोकस उन एरियाज पे रहे, और हम किसी के क्योंकि अभी तक सीएम फेस का कोई ऐलान नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार कितने एक्टिव है ये एक अलग चर्चा का विषय है। दबाव है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार फुल फ्लैश पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ मैदान में है, और ऐसे संदेश जनता के बीच दे रही है कि हम यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी के एक राजनीतिक दल हैं, और हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो हर जगह मजबूत है, और इतना मजबूत है कि अगर हम अकेले भी लड़ेंगे तो भी हम जो है इस चुनाव में इस वैतरणी को पार कर जाएंगे, चुनावी वैतरणी को पार कर जाएंगे। तो क्या कुछ जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ टसल अभी दिखाई दी है? कुछ ऐसी कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा बयान जिससे लगे कि बीजेपी इस बार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में अकेले अपने दम पर जो है मजबूती दिखाने की कोशिश में है, और सीएम को लेकर के वो जो है कहीं से भी असमंजस में नहीं है कि नीतीश कुमार इस बार चेहरा होंगे, या चुनाव या सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय या होगा। फिर अन्य राज्यों का सिनेरियो अगर देख लें, महाराष्ट्र को देख लें और राज्यों को देख लें, तो फिर सरेंडर की एक अवस्था जो है वो नीतीश कुमार के लिए बेहतर लगती है। अमृता, इस बार देखिए, टसल की जो बात नवीन आपने कही, वो मुझे ज्यादातर महागठबंधन में देखने को मिल रही है, हाँ, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर ये तमाम बातें। यहाँ तो सरेंडर है। बजाते यहाँ मतलब एनडीए खेमे में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से बार-बार ऐसा कुछ बयानबाजी सामने आ रही है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, सीएम फेस बनाना चाहिए। अभी वो चिराग भी तय नहीं है वो शायद। भी तय नहीं है। चिराग पासवान खुद भी कह चुके हैं कि मेरी पार्टी चाहती है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो एक धड़ा अलग है। लेकिन जेडीयू जो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, वो जो पिछले कई चुनावों से जो वो सीटों का जो ग्राफ गिरता आ रहा है, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो भी तमाम बातें चल रही हैं, कहीं न कहीं मुझे भी और तमाम विश्लेषकों को भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अब रिटायरमेंट का मूड बना लिया है। हुँ। बेटे की जो पॉलिटिकल डेब्यू उन्होंने कराने की ये जो योजना बनाई है, ये गेम प्लान है कि अपनी पार्टी खत्म ना हो, पार्टी चलती रहे, तो अपने वो ब्लड को पार्टी में, ये ताकि वो एक असमंजस की स्थिति ना बने, सिर्फ फुटबॉल का दौर ना हो। लेकिन ये जी। फिर वही परिवारवाद वाली हुँ। राजनीति एक बार दोबारा जी, से दूसरा जी, पिलर परिवारवाद का जी, खड़ा हो जाएगा। जी। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों को हमने हुँ, देखा, 3 से 4 दशकों के जी। अंदर वहाँ सबसे बड़े जो नेता समाजवादी आंदोलन से निकल कर के आए, जेपी आंदोलन के ही ये अग्रणी नेता रहे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव, जी। और इनसे बड़ा कोई फेस बिहार की राजनीति में नहीं उभरा है। यदि ऐसा होता है कि नीतीश कुमार के बेटे का पदार्पण होता है राजनीति में, तो ये कहीं वही बात तो नहीं है जिसकी आलोचना बीजेपी करती आई है कि परिवारवाद की पार्टी है, एक ही परिवार पार्टी को चलाता है, और अब नीतीश कुमार के बेटे की बात सामने आ रही है कि वो राजनीति में एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
तो वही लकीर दोबारा एक सामने खड़ी हो जाएगी और बीजेपी उसके अंदर अपना विकल्प जो है अपने आप को एक साफ सुथरी और निष्पक्ष पार्टी के रूप में खड़ा करके कहीं आगे बढ़ जाए। ऐसा तो कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है राजनीति के अंदर बिहार की। लेकिन अभी क्या इतनी स्ट्रांग पोजीशनिंग होगी कि इस सब के बारे में भी बीजेपी को सोचना पड़े? मुझे लगता है नहीं, ये भी एक मुझे बड़ा मुझे मुझे ऐसा देखिए, नीतीश कुमार की रणनीति बेशक ये हो सकती है कि पार्टी कमजोर स्थिति में ना आए, इसलिए हाँ। बेटे को वो लाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, वो अलग चीज हो गई। लेकिन बीजेपी की भूमिका इस वक्त बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी बेहद स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतर चुकी है। और बेटे और को कोई ऐसी पोजीशनिंग का मतलब है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल स्ट्रेचर रहा जी। है, एक ऑरा रहा है और इतने टाइम वो सीएम रहे जी। हैं, वो पार्टियां बदलते रहे हैं और उनको एक ऐसी भूमिका में देखा गया है बिहार में। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि बेटे को उस तरीके का कोई स्ट्रेचर अभी देखिए, बीजेपी की नीतीश तरफ से। कुमार तो 2 दशक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमते ही रही हाँ। है। लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा से साफ रही है कि बिहार में अभी तक उसकी अकेले दम पे सरकार नहीं बनी है। हाँ। तो उसकी रणनीति इस बार यही है कि अकेले दम पे सरकार बीजेपी किसी भी हाल में बनाए और अपना सीएम बनाए। अपनी ये शर्तों अपने पर। अपना सीएम बनाने की जो रणनीति है वो बीजेपी की साफ तौर पे इस बार झलक रही है। हालाँकि सीएम फेस बीजेपी में कौन है, कौन नहीं है, ये अभी भी तय मतलब हमेशा से ये चलते आ रहा है कि बीजेपी में बिहार के पास वो कोई एक फेस नहीं है जो नेतृत्व कर सके। जैसा कि हमने और राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी हैं, असम में हिमंता बिस्वा हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मतलब उस तरह का नेतृत्व अभी भी बीजेपी खेमे में कहीं न कहीं वो एक नवीन जैसे आपको लग अश्वनी चौबे कुछ नाम मेरे ज़हन में है, जी। जो भाजपा के बड़े फेस वहाँ रहे हैं। आरके सिंह, इवन आरके अश्वनी सिंह। चौबे हो गए, आरके सिंह एक वो तो खैर पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जी। तो उनकी राजनीति का करियर उनका इतना बड़ा नहीं है जितना अश्वनी चौबे का है, गिरिराज सिंह का है और कई पिछड़े वर्ग के नेता जो जेडीयू और आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। लेकिन यहाँ नवीन जी, मैं आपसे ये भी पूछना या समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा कि रेस में तो बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे कि अच्छा ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष जो बतौर थे उनका नाम बहुत आगे चल रहा था, लेकिन उनमें से निकाल कर अब जिस नाम को आगे लेकर उसकी किसी ने तवक्को तक नहीं की थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रोफाइल्स भी रेडी नहीं थे और एकदम से सब बहुत चक्के रह गए कि ये कैसे। तो ऐसा भी कुछ सिनेरियो बिहार में हो सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में बहुत अंतर है। बिहार जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसके क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेट है देश का, और वहाँ राजनीतिक जो भी राजनीति ज़मीन तैयार की जाती है या हुई है, वो जातियों के आधार पर बहुत बड़ी तरीके से की गई है। वहाँ हर समुदाय का एक अलग दल है, एक अलग नेता है। साहनी समुदाय की अलग पार्टी है, कुशवाहा समाज की अलग पार्टी है, रामविलास पासवान पासवानों के नेता माने जाते हैं, जीतन राम मांझी जो हैं मुसहरों के नेता माने जाते हैं, बाबू जगजीवन राम जो थे जाटवों के नेता माने जाते थे वहाँ पर, और लालू यादव यादव और मुस्लिम कॉम्बो करके बनाए गए। तो ऐसे कई कई सारे ऐसे समीकरण रहे हैं, उसके इस वजह से वहाँ पर समाजवादी विचारधारा का ही उभार रहा है। क्योंकि जो वो एक ऐसी विचारधारा रही जिसके अंदर सभी का समावेश उसमें हो गया। चाहे वो लालू यादव के नेतृत्व में रहा हो, चाहे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में या जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रहा हो। तो इसीलिए वहाँ का जो विचार है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी के चलते वहाँ पर बीजेपी के लिए ज़मीन बनाना थोड़ा मुश्किल हमेशा से ही रहता है। अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में कुछ पिछले 2 दशकों के अंदर हम देखेंगे तो बीजेपी ने उसमें थोड़ा बदलाव ये किया है कि पिछड़ों को और अति पिछड़ों को जो है आगे के पद देना शुरू किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाना शुरू किए हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष बनाना शुरू किए हैं, अब डिप्टी सीएम भी बनाना शुरू किया है। लेकिन पहले अगर हम पीछे जाएँगे तो वहाँ पर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी के अंदर जो नेता थे वो सभी जो थे उच्च वर्ग से ज्यादातर आने वाले थे। ये मान करके चला जाता था कि ये एक उच्च वर्ग की पार्टी है। लेकिन अब पिछले 1 डेढ़ दशक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव सामाजिक जो है पटल पर बीजेपी ने किया है, और वो बदलाव जो है वो इस बदलाव का असर जेडीयू और आरजेडी का जो पिछड़ा और दलितों का जो वोट बैंक है उसको डेंट करने में जो है वो कितना कामयाब होगा ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन काम बीजेपी ने फोकस जो है वो अब समाज के सभी वर्गों की तरफ किया है। अब सबसे बड़ा वहां पर जो फैक्टर माना जाता है वो ये कि मुस्लिम जिस तरफ जाता है, मुस्लिम बहुल कई सारी सीटें, कई सारे जिले हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इस तरफ आप जाएंगे सीमांचल की तरफ तो मुस्लिम बहुल वो इलाके हैं, भागलपुर जैसे माना जाए, तो वहां पर वो जो फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर वहां पर हो जाता है। क्योंकि कई छोटे छोटे दल जो है 3 जिलों के 4 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। उसके बाद जो है बीजेपी का फुल फ्लैज वहां पर आना मुझे अभी भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। काम जरूर उन्होंने किया है, लेकिन क्योंकि जो छोटे दल है उनको साधे बिना काम वहां पर सफल नहीं हो सकता। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करेंगे तो वहां जो छोटे दल है वो बहुत क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और बीजेपी अपने खेमे में यूपी में अपने दम पर वेस्टर्न यूपी
अवध बेल्ट में अच्छी सीटें ले आती है। पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से और पूर्वांचल के दक्षिणी हिस्से के अंदर कुछ निषाद पार्टी एक अलग से बन जाती है, राजभर एक अलग से पार्टी है, तो उनको साथ में लेना या नहीं लेना वो एक अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन बिहार के अंदर आप किसी भी छोटे दल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जो है छोटे दल और उसकी जाति जो आधारित जो वोटर है वो कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। वहां पर ये चीजें देखने में आती है कि जब भी बटन दबता है वो जाति के आधार पर ही दबता है। और बीजेपी के लिए या बीजेपी के अंदर कितने सभी जातियों के लोग हैं ये आप देखेंगे कि वो मिलाते सबको हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वो नहीं है। वो दूसरे छोटे छोटे दलों से कुशवाहा आरएलएसपी जो पार्टी रही वो कुशवाहा समाज की पार्टी उनको अपने साथ मिलाया, रामविलास पासवान और को उन्होंने अपने साथ मिलाना और मिलाया। होल्ड देना दोनों अलग चीजें हैं। माफ कीजिएगा। और हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसको भी अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला है कि अब वो कितना साधते हैं इन छोटे दलों को, वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर उसमें होता है। बिल्कुल। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो जी, नक्सलवाद का जी, एक मुद्दा उसे भी आज जी। खूब पुरजोर तरीके से पीएम ने हुँ। उठाया। तो और किन-किन मुद्दों पर बिहार में जो है अब राजनीति देखिए अमृता, होगी आने वाले समय में? माओवाद का मसला तो बिल्कुल पीएम ने उठाया और अभी हाल ही में आप देखिए ना तमाम जिस तरह से अलग-अलग दूसरे राज्यों की बात कर लें, छत्तीसगढ़ हो वहां पर जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई कार्रवाई हुई है हुई बहुत। है वो तमाम अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन जैसा कि नवीन ने छोटे-छोटे दलों और मुस्लिम वोट बैंक का जो जिक्र किया, तो देखिए हमेशा से आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, तो ये जो दो वोट बैंक ये हमेशा से इंटैक्ट रहे हैं। जेडीयू के साथ वही कुर्मी कोयरी ओबीसी वोट बैंक जो है इंटैक्ट रहा है। अब वो जेडीयू का वोट बैंक धीरे-धीरे बीजेपी की कोशिश है कि हमारे तरफ शिफ्ट हो, और नीतीश कुमार का नेतृत्व अगर धीरे-धीरे माना जो जा रहा है कि कमजोर पड़ते जा रहा है, तो वो बीजेपी उसे हड़पने में कोई कमी नहीं बरतेगी। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है आरजेडी का, अब वो उसे कैसे बीजेपी भेदने में कामयाब कैसे हो पाएगी? उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब का हमने देखा भी था पिछले 2020 के चुनाव में सीमांचल में उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और बेहतर रिजल्ट आया था। हालाँकि हाँ, तो और हालाँकि बाद में आरजेडी ने उनके विधायकों को तोड़ लिया, ये अलग की बात है। लेकिन इस बार सीटों की संख्या में और इज़ाफ़ा हुआ है और ओवैसी साहब का कहना भी था कि इस बार और पुरज़ोर तरीके से हम लड़ेंगे। उसका एक उपाय इन्होंने कर भी रखा है जी। बीजेपी ने कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल है वहां पर जो मुस्लिम वोटरों को भी अपने पास खेमे में लाने की ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। जैसे आरएलएसपी हो गया, रामविलास पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, ये सभी टोपी पहन के रमजान की दावत इफ्तार करते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक मैसेज दे देता है कि ये वोट उधर नहीं जाएगा, इधर रुका रहेगा, और इधर रुका रहेगा, उधर नहीं जाएगा, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ जो है वो एनडीए खेमे में रहता है। तो बिहार की राजनीति में सारे समीकरण इसी प्रकार से चलते हैं कि अगर वहां जो है मूसहर और मुस्लिम दो वोट बैंक जो है जिनको साधने में जीतन राम मांझी लग रहे हैं, ऊपर से बीजेपी का फॉरवर्ड वोट उस सीट पर उधर ट्रांसफर होता है, तो वो सीट निकलना आसान हो जाती है। या फिर दूसरी तरफ भी अगर वैसे कैंडिडेट है तो उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तीन तीन कैंडिडेट के बीच में वोट, तो वहां उसको फायदा पहुंच जाता है। तो अगर बीजेपी के लिए वहां पर ज्यादा दो तीन चीजें इसलिए जरूरी होती है कि खीर खाई नहीं तो ढुलाई सही, और अगर अपनी तरफ आया तो फायदा उसका मिलना ही मिलना है। तो इसलिए वहां थोड़ा सा अभी शुरुआती दौर है, अभी चुनाव में बहुत टाइम है, पता नहीं सीटों के बंटवारे में क्या होगा, एनडीए में कौन रहेगा और महागठबंधन में कौन रहेगा, ये सब चीजें अभी सितंबर तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए लेकिन अमृता एक और पॉइंट, क्लोजिंग रिमार्क्स। प्रशांत किशोर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का बीच में वो रफ्तार धीमी पड़ गई थी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार, लेकिन फिर से जो एक्टिव हुए हैं प्रशांत किशोर, पीके और जनसुराज, तो एक माना जा रहा है कि लहर कहीं ना कहीं जनसुराज की पद यात्रा कितना उनको फायदा पहुंचाने वाली है? देखिए पदयात्रा गांव-गांव में जाकर, बिहार के हर गांव में जाकर जिस तरह से उन्होंने लोगों से संवाद किया, जिस तरह से, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूर जनसुराज को फायदा तो इसका पहुंचेगा ही, लेकिन अभी भी लोग मान रहे हैं कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा। कर क्या पाएंगे? हाँ, कर क्या पाएंगे ये लोग। अगर आज सर्वे करें जी। तो बिहार के इस वक्त सीएम कौन फेस होगा, तो तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जी मुझे ऐसा लगता है। जी, क्योंकि वोट बैंक उनके पास वो इंटैक्ट रहा है ना, मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा है। पिछले बार भी हमने लेकिन देखी वहां थी। फिर आप कांग्रेस का वो एंगल जी। है और आपसी गुटबाजी है, वो महागठबंधन कितना। के अंदर जितनी समस्याएं होंगी वो सिर्फ उनकी अपने तरीके से हुई, कांग्रेस अपनी अलग। लेकिन इस देखिए- बार मुझे लगता है जितना पहले पिछली बार नुकसान हुआ है नीतीश जी। कुमार
तेजस्वी को, मुझे लगता है कि इस बार से कांग्रेस का कम रहेगा। देखिए महागठबंधन में मुझे लगता है प्रॉब्लम बस सीट बंटवारे को लेकर हाँ, होगी। बिल्कुल। सीएम फेस पर कोई तनातनी नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी सीट को बंटवारे सबने को एक्सेप्ट लेकर कर लिया, हो गया। कांग्रेस ने भी। सीट बंटवारे को लेकर है। यहाँ पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, उन्होंने भी कई बार कहा कि कांग्रेस को भी 100-100 सीटों पर आरजेडी और और कांग्रेस को। सबसे बड़ा हाँ। जो परेशानी है वो सीट बंटवारे पर ही जी, होनी है, जी। क्योंकि लालू यादव ये तय करते हैं कि वहां से कैंडिडेट कौन खड़ा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लालू यादव अलायंस में होते हुए भी बिल्कुल। कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। राइट राइट। अब ऐसा तो आप देखिए इस बार एनडीए खेमे में भी है। चिराग पासवान की पार्टी भी लगातार बोल रही है कि हम सीट बंटवारे को लेकर, और यही वजह है कि वो बार बार ये बात रेज कर रहे हैं कि मेरी पार्टी चाहती है मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ूं, सीएम फेस बनाने को लेकर चर्चा। वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स होता है ये सब चीजों का, और जीतन राम मांझी की तरफ से भी तमाम इस तरह की बयानबाजी चल रहे हैं। लेकिन वही है, पीएम मोदी की रैली से ये अब समझ में आ जा रहा है, और खास करके उन इलाकों में जहां उन्होंने रैली की जहां बीजेपी मजबूत नहीं है, कवर अप में वो हाँ, लग गए। तो ये अब समझ में आ गया है कि अब बिहार चुनाव का जो चुनाव प्रचार का जो है वो आगाज हो चुका है। बिल्कुल। हाँ, तो अब आपको देखने को अब सरगर्मी तेज हो जाएगी, सियासी सरगर्मी। बिल्कुल है, हाँ, जाहिर ये तो तौर आप से। बड़ी बात है। तो इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव है और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल चुनाव प्रचार का शंखनाद आज हो गया है। आने वाले समय में पार्टियों की आपसी सहमति, असहमति और किस तरीके से कौन-कौन से गुट और गुटबाजी देखने को मिलती है, ये इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आप अन्य वीडियोस भी देखते रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इस वीडियो में इजाजत दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।